गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और रास्ता फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसानी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसको हर साल ऑप्शन नंबर से 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और न्यायों के बीच में शांति व्यवस्था कायम रखना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं झगड़ों से निपटारा करना इसका मेन उद्देश्य है। इसीलिए दोस्तों इसको हम हर साल 21 सितंबर को मनाने का काम करते हैं। अब देखिए इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1982 में इसको सबसे पहली बार मनाया गया था। किसके तरफ से, तो राष्ट्र, राजनीतिक समूह, सैन्य समूह और लोग तरफ से दोस्तों इसको सबसे पहली बार मनाया गया था। और इस दिन की सुबह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी कि जो न्यूयॉर्क में वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की शांति घंटी बजाकर दोस्तों इसकी शुरुआत कर दी जाती। और 21 सितंबर को दोस्तों जो 24 घंटे का दिन होता है, उस दिन के अंतर्गत में जो अहिंसा है और अहिंसा को दोस्तों बनाए रखने के लिए ऐसा माहौल बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों आपको याद करना होगा कि अब की बार का विश्व शांति दिवस का थीम क्या दोस्तों, थीम है शॉपिंग पीस टुगेदर। क्या, शॉपिंग पीस टुगेदर दोस्तों अब की बार का इसका थीम है। ओके, अब देखिए दोस्तों 21 सितंबर को एक ये दिन हो गया और एक और डे मनाया जाता है इसका नाम दोस्तों अल्जाइमर दिवस। और 21 सितंबर को दोस्तों वो भी मनाया जाता है। अब देखिए अब की बार की अल्जाइमर डे का थीम है क्या, तो लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटेरिया का, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटेरिया अब की बार की उसकी थीम है। ओके, अब देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, अब देखेंगे हमारा प्रश्न 2 नंबर के लिए। Who has been appointed as advisor to the executive director of the International Monetary Fund, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमांचल दास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर वो नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए हैं कौन से, वो सीमांचल दास 1988 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी हैं। और जो सीमांत दास हैं वो कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति कर दी गई है। और ये वर्तमान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी दोस्तों जो ईडी होती है उसके प्रमुख निदेशक के तौर पर ये प्रेजेंट टाइम पर काम कर रहे हैं। और सीमांचल दास 2014 से लेकर के 2017 तक पूर्व वित्त मंत्री जो अरुण जेटली थे उनके निजी सचिव के तौर पर दोस्तों वो काम कर चुके हैं। कब से कब तक, 2014 से लेकर 2017 तक। और ये प्रेजेंट टाइम पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है उसके कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर इनको नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो IMF के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसमें 189 कंट्री दोस्तों इसके अंडर में आती है। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में। और दोस्तों इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, इसके दोस्तों प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। ओके, अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है, तो लगाया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इजराइल देश में दोस्तों। और ये दूसरी बार लॉकडाउन लगाया किस कारण है, तो वहाँ पर कोरोना के दोस्तों जो मामले हैं, जो संक्रमण है वो अधिक बढ़ता जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए, उसके रफ्तार को कम करने के लिए इस दूसरी बार के लॉकडाउन को लगा दिया गया है। पहली बार कब लगाया था, पहली बार लगाया गया था मार्च और अप्रैल के महीने में इजराइल में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। और दूसरी बार कब लगाया जाएगा तो दूसरी बार इस सितंबर में लगा दिया गया। अब देखिए जब लॉकडाउन लगाया गया तो उसमें जितने भी व्यापार हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है दोस्तों वो सब के सब बंद रहने वाली है। जितनी भी सीमाएं हैं दोस्तों वो सील रहने वाली हैं। और जितने भी इंडस्ट्री दोस्तों वो सारा का सारा लगभग बंद होने वाला है। जो भी इंसेंशियल से जुड़े हुए दोस्तों सर्विसेज हैं जो भी वो भी चालू रहेंगी, इसके अलावा कुछ भी चालू नहीं रहने वाली है। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो देखें दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में जिसका है 4 नंबर के लिए।
अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एनटीआरओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यू दिल्ली में। और दोस्तों जो एनटीआरओ है इसके प्रमुख बना दिए गए अनिल धस्माना। जो अनिल धस्माना है पूर्व में अनुसंधान और विश्लेषण वैज्ञानिक, दोस्तों जो इसको हम रॉ बोलते हैं, रॉ के ये प्रमुख के रूप में भी ये काम कर चुके हैं दोस्तों पहले। ठीक है, अब देखिए इन्होंने 17 सितंबर 2020 को कार्यालय से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद ये एनटीआरओ के प्रमुख के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। अब देखिए इनकी नियुक्ति किसने की? दोस्तों इनकी नियुक्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल दोस्तों उन्होंने इसकी नियुक्ति करने का काम किया है। अब देखिए जो अनिल धस्माना है ये 1981 बैच के एक आईपीएस यानी कि जो भारतीय पुलिस सेवा होती है उसके मध्य प्रदेश कैडर के एक दोस्तों अधिकारी हैं। और ये 23 साल तक रॉ के साथ इन्होंने अपना सेवाएं दी। और रॉ के साथ दोस्तों कब से कब तक थे? तो दोस्तों 31 जनवरी 2017 को दोस्तों ये रॉ के प्रमुख के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई थी। ओके दोस्तों, अब देखिए इन्होंने स्थान किसका लिया? तो दोस्तों इन्होंने स्थान लिया सतीश झा का। दोस्तों जो सतीश झा हैं वो 1981 बैच के बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनका इन्होंने स्थान लेने का काम किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो रॉ है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसके मुख्य अभियंता दोस्तों कौन है? तो सामंत गोयल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली यानी कि दोस्तों जो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है वहाँ पर इसका मुख्यालय है प्रेजेंट टाइम पर। ओके, अब देखिए दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, Which country plan to resume passenger railway services after 7 years of suspension? यानी कि किस देश ने 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? तो योजना बनाई है ऑप्शन नंबर बी है कि दोस्तों नेपाल ने 7 सालों के अपने निलंबन के बाद में फिर दोबारा से जो उसकी यात्री रेलवे सेवाएं हैं उसको चालू करने की योजना बनाई है दोस्तों। अब देखिए इस रेलवे सेवा को चालू करने के लिए उसने 2 सेट जो दोस्तों रेलवे है उसको बाहर से खरीदने का काम किया दोस्तों। जो बाहर से खरीदा गया तो उसको जो नेपाल का शहर है जनकपुर और जनकपुर शहर में दोस्तों उस रेलवे को पहुँचा देगा, ट्रेनों को पहुँचा देगा दोस्तों। अब इसको वहाँ से चलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको चलाने में लगभग 1.5 महीने का समय लगभग लगने वाला। देखिए दोस्तों जो 1.5 महीने का समय क्यों? इसलिए क्योंकि 200 से अधिक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है दोस्तों वो इसमें जो व्यक्ति हैं जो इसमें काम करने वाले हैं उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई। जैसे ही भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब इस रेलवे को चालू कर दिया जाएगा नेपाल में दोस्तों। अब देखिए ये नेपाल देश की पहली ब्रॉड गेज की यात्री रेलवे होने वाली दोस्तों। देखिए जो पहली होती है जैसे मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये 7 साल पहले इसका निलंबन कर दिया गया था दोस्तों, वहाँ पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेपाल के बारे में। जो नेपाल है उसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और मुद्रा चलती है नेपाली रुपया दोस्तों, वहां पर मुद्रा चलती है। ओके, क्रिकेटर सुरेश रैना विल स्टार्ट क्रिकेट स्कूल इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? यानी कि क्रिकेटर सुरेश रैना क्रिकेट स्कूल किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शुरू करेंगे? दोस्तों शुरू करने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू और कश्मीर में। जो क्रिकेटर सुरेश रैना है वो क्रिकेट स्कूल शुरू करने वाले हैं। तो किसके कहने पर? तो जम्मू और कश्मीर के परिणाम के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा के दोस्तों कहने पर जो क्रिकेटर सुरेश रैना है वो जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट स्कूल खोलने वाले हैं दोस्तों। कहाँ पर? तो कश्मीर डिवीजन में 5 स्कूल खोले जाएंगे और जम्मू डिवीजन में 1 स्कूल खोला जाएगा दोस्तों। अब देखिए जब खोला जाएगा तो फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये होने वाला दोस्तों कि जो भी जम्मू और कश्मीर के दोस्तों जो भी युवा हैं जो भी खेल में क्रिकेट में आना चाहते हैं उनको दोस्तों इसके तहत में ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत अच्छा वो कर सकते हैं और अपने देश के लिए बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों वो खेल सकते हैं और अपनी प्रतिभा को भी निखार सकते हैं इसके कारण से दोस्तों। और इसी के लिए इसको खोला जा रहा है। ओके, अब हम देखेंगे अगर प्रश्न 7 नंबर के लिए। ए प्रोमिस्ड लैंड इज द मेमोरी ऑफ वूम? यानी कि एक वादा भूमि किसका संस्मरण है दोस्तों? ये संस्मरण है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बराक ओबामा का।
एक वादा भूमि दोस्तों संस्मरण है दोस्तों। अब देखिए इसको 17 सितंबर 2020 को पेंगुइन रेडम हाउस की तरफ दोस्तों घोषणा कर दिया गया और इसको अमेरिका में दोस्तों लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो बाराक ओबामा है ये पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दोस्तों 2 कार्यकाल अपने बिता चुके हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के तौर पर ये 44वें राष्ट्रपति थे, किसके, तो अमेरिका के दोस्तों। ठीक है। अब देखिए जो इनकी पुस्तक है तो जो बाराक ओबामा की द ए प्रोमिस लैंड, इसको 25 भाषाओं में दोस्तों दुनिया भर में ट्रांसलेट करके दोस्तों इसको बेचा जा रहा है। और इसको लॉन्च किसने किया, तो पेंगुइन रेडम हाउस की तरफ दोस्तों इसको लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए किस किस भाषा में इसको दोस्तों मुख्य तौर पर ट्रांसलेट किया गया, तो स्पेनिश, चीनी, अरबी, चेक, फिनिश और वियतनाम के भाषा में दोस्तों इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों जो इसका दूसरा प्रकाशन है उसकी तिथि जल्दी ही निर्धारित की जाएगी, कब इसको लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस किताब में किसके बारे में लिखा गया, जो ये किताब है इसमें जो राष्ट्रपति हैं बाराक ओबामा, जो पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों, जो राष्ट्रपति के तौर पर थे तो उनकी, और जो उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा दोस्तों, उनके बारे में पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, कैसी इनकी जर्नी रही राष्ट्रपति के तुरंत दोस्तों, और उसी के बारे में इस किताब में पूरी डिटेल में लिखा हुआ हैगा दोस्तों। अब देखिए उन्होंने कैसे कैसे जो भी इंटरनेशनल मुद्दे थे, देश के मुद्दे थे, उसको कैसे हल किया, अपने लोकतंत्र को कैसे बचाया दोस्तों, उसको देखते हुए कैसे उन्होंने काम किया, ये सारा का सारा इसमें डिटेल में लिखा हुआ हैगा दोस्तों। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो अगला प्रश्न 8 नंबर के बारे में, Which state government has announced सब्सिडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड ई रिक्शा रिसेंटली, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक 2 पहिया और ई रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है दोस्तों, घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात सरकार ने जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो 2 पहिया और ई रिक्शा के वाहन है उस पर सब्सिडी की दोस्तों घोषणा की है दोस्तों। अब देखिए घोषणा किसने की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा कर दी है दोस्तों। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले दोस्तों जो गाड़ियाँ अगर रोड पर चलने लगेंगे तो इससे जो हमारा वायु प्रदूषण है दोस्तों वो भी नहीं होने वाला है दोस्तों। अब देखिए ये जो सब्सिडी योजना दोस्तों दी जाएगी, किसको दी जाएगी, जो भी विद्यार्थी हैं 9वीं कक्षा में दोस्तों पढ़ते हैं, जो भी स्कूल छात्र हैं दोस्तों, वो अगर बैटरी से चलने में दोस्तों गाड़ी लेना चाहते हैं, 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं दोस्तों, उनको सब्सिडी के तौर पर 12,000 की राशि उनको दोस्तों दी जाएगी इन 2 पहिया वाहनों को खरीदने के लिए दोस्तों। अब देखिए उसके अलावा अलग से इनको 10,000 की दोस्तों और सब्सिडी दी जाएगी इन वाहनों को खरीदने के लिए दोस्तों। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति और कोई संस्था चाहती है कि वो 3 पहिया वाहन और ई रिक्शा दोस्तों खरीदे तो उनको 48,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, और दोस्तों और ई रिक्शा के ऊपर 5,000 की सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों सरकार की तरफ से, और इस योजना के अंतर्गत में। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जिस वाहनों को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों उसको चार्ज करने के लिए 50 लाख रुपए की दोस्तों योजना की घोषणा की गई है, क्योंकि दोस्तों जिसके पॉइंट बनाए जाएंगे अलग अलग जगह पर, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति जाकर के अपना आसान तरीके से चार्ज कर सकता है अपनी बैटरी को दोस्तों। ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो गुजरात के बारे में। जो गुजरात है उसकी राजधानी है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26। और राज्य बना था 1 मई 1960 को ये राज्य बना था, और इसका राजकीय जानवर है एशियाई शेर, पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, फूल गेंदा, फल आम, और पेड़ है बरगद का। ओके। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है, तो आदेश जारी किया है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों अमेरिका ने जो चीनी सोशल मीडिया ऐप है जिनके नाम है टिकटॉक और वीचैट, और इनको दोस्तों बैन कर दिया। कहाँ पर दोस्तों इनको बैन कर दिया है, अमेरिका में। अब देखिए कुछ हफ्ते पहले आपको पता होगा कि अमेरिका ने दोस्तों हवाला दिया था कि देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा का दोस्तों खतरा है, किससे, जो चीनी दोस्तों जो ऐप हैं सोशल मीडिया के टिकटॉक और वीचैट दोस्तों, और इनसे खतरा है। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही जितने भी उसके सरकारी दोस्तों दफ्तर हुआ करते थे वहाँ पर इन दोनों एप्लीकेशनों के उपयोग को दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अब दोस्तों कब से, तो 15 सितंबर से लेकर दोस्तों इस ऐप को अमेरिका में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओके।
अब हम देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न और 10 नंबर का प्रश्न। Recently, the former Prime Minister of which country, जॉन टर्नर हैज died at the age of 91, यानी कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों कनाडा के ये पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं जॉन टर्नर, और इनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका दोस्तों जन्म Recently, the former Prime Minister of which country, जॉन टर्नर हैज died at the age of 91, यानी कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों निधन हो गया ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों अब देखिए ये प्रधानमंत्री कब तक रहे थे कनाडा के दोस्तों, तो ये रहे थे कब से कब तक, तो 1984 में दोस्तों ये प्रधानमंत्री के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई थी और ये कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने अपना शपथ लेने का काम किया था। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ था 1929 में और इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये 1962 से दोस्तों जो कनाडा की राजनीति है उससे जुड़ गए दोस्तों। उससे जुड़ने के बाद वो लिबरल पार्टी के दोस्तों सदस्य बन गए और लिबरल पार्टी से ही वहाँ से दोस्तों ये सांसद बन गए, जीत गए, और उसके बाद से दोस्तों ये राजनीतिक के तौर पर मुख्य तौर पर ये सक्रिय हो गए कनाडा में दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था। हमने क्या पूछा था कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस दिवंगत के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो इसका नाम रखा जाएगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है उसका नाम दोस्तों रखा जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, शक्ति कुशवाहा, वाल्मीकि, सर्वेश काजी, छोटू आर्यन, अमन कुमार, श्रीमानता बाग और निखिल मधेशिया, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ओके। और मुझे दोस्तों विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा दीजिएगा, ओके। और दोस्तों इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।